नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की मानव स्वभाव के नियम। मतलब इसके एक सारांश की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये तो एक आईने जैसा है जो हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं। हमारी भावनाएं, हमारे इरादे, वो चालाकियां, छिपी हुई इच्छाएं, कई बार तो हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं ना। तो आज हम कोशिश करेंगे उन मुख्य नियमों को समझने की जो बताते हैं कि लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं। ये समझना कि हमारे आसपास के लोग और हम खुद भी किन अदृश्य शक्तियों से चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और रॉबर्ट ग्रीन का जो मूल विश्वास है वो यही है कि हर इंसान का काम, उसके पीछे कोई ना कोई गहरी, अक्सर छिपी हुई भावनात्मक शक्ति होती है, या कह लीजिए नियम होते हैं। और जो लोग इन शक्तियों को समझ जाते हैं वो सामाजिक स्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, संभाल पाते हैं। मजे की बात तो यह है कि ज्यादातर लोग तो इन शक्तियों से बिल्कुल अनजान रहकर ही जीते हैं। हम सब अनजाने में ही इन भावनाओं और अंदरूनी ताकतों के हिसाब से चलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा हो। हाँ, और ये किताब जैसा स्रोत में बताया गया है, ऐसे करीब 18 नियमों की बात करती है। और ग्रीन सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, वो असल कहानियां इस्तेमाल करते हैं। बड़े नेताओं की, कलाकारों की, योद्धाओं की कहानियां दिखाती हैं कि कैसे कुछ लोगों ने इन मानवीय प्रवृत्तियों को समझा, उनमें महारत हासिल की, और कैसे दूसरे लोग इनमें उलझ गए या असफल रहे। तो आज हम सारांश में दिए कुछ खास नियमों पर ही ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी जिंदगी में कैसे दिखते हैं। तो चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं। तर्कहीनता का नियम। हम सब सोचते तो यही हैं कि हम बड़े तार्किक हैं, है ना, कि हमारे सारे फैसले सोच समझकर फैक्ट्स के आधार पर होते हैं। लेकिन ग्रीन कुछ और ही कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे ग्रीन सामने लाते हैं। उनका कहना है कि हम असल में भावनाओं से चलने वाले प्राणी हैं, और बाद में हम अपने भावनात्मक फैसलों को तर्क का कपड़ा पहना देते हैं। फैसला पहले हो जाता है, कारण हम बाद में बनाते हैं। और स्रोत ये कहता है कि जो महान नेता होते हैं वो इस इंसानी आदत को समझते हैं। वो किसी भी हालात में तुरंत जज्बाती होकर रिएक्ट नहीं करते। वो रुकते हैं, देखते हैं और फिर सोच समझ के कदम उठाते हैं। अपने आवेगों पर तर्क का नियंत्रण सीखते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर जब हम सोचते हैं कि हम तर्क कर रहे हैं, हम असल में अपनी पहले से मौजूद भावनाओं या पूर्वाग्रहों को सही ठहरा रहे होते हैं। हाँ, काफी हद तक यही होता है। जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी बहस में सिर्फ इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हम उस विचार से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारे तर्क वाकई में ज्यादा मजबूत हों। या कितनी बार हम कोई चीज खरीद लेते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि अरे इसकी तो बहुत जरूरत थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो तर्क पर भावना की इस प्रधानता को पहचानना, ये खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का पहला कदम है। ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू में रखने और ज्यादा संतुलित फैसले लेने में मदद करता है। तो अगर हमारी अपनी भावनाएं हमें इस तरह चला सकती हैं, तो बाहरी दुनिया में, खासकर दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में और कौन सी गहरी आदतें काम करती हैं, ये हमें दूसरे नियम पर लाता है, आत्ममुग्धता का नियम। आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म। देखिए, सारांश बताता है कि हर किसी में थोड़ी बहुत तो आत्मकेंद्रित होने की प्रवृत्ति होती ही है। हम अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं, अपनी इमेज के बारे में सोचते हैं। ये स्वाभाविक भी है कुछ हद तक। लेकिन ग्रीन के अनुसार यहाँ एक बारीक सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है स्वस्थ आत्मसम्मान और दूसरा होता है विनाशकारी आत्मप्रेम। अच्छा, स्वस्थ आत्मसम्मान हमें आत्मविश्वास देता है, लेकिन गहरी आत्ममुग्धता वो हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों के प्रति लगभग अंधा बना सकती है। ऐसे लोग दूसरों को सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने का एक साधन समझने लगते हैं। और ये तो खतरनाक हो सकता है, खासकर रिश्तों में या टीम में काम करते वक्त। लेकिन सारांश एक उपाय भी बताता है, आत्मप्रेम को सहानुभूति में बदलना। ये कैसे मुमकिन है? क्या इसका मतलब है खुद को कम आंकना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब खुद से प्यार करना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना का, अपने ध्यान का दायरा बढ़ाना है। अपनी जरूरतों को समझते हुए दूसरों के भावनाओं, उनके नजरिए, उनकी दुनिया को भी समझने की कोशिश करना। सहानुभूति का मतलब है एक्टिवली खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना है, बिना किसी चालाकी के। ये बस अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरों की दुनिया को समझने की क्षमता बढ़ाने के बारे में है,
यही सहानुभूति रिश्तों को गहरा और असर को टिकाऊ बना सकती है। समझ गई। तो पहले हमने अपनी अंदरूनी तरकीनता को देखा, फिर आत्म प्रेम और सहानुभूति के संतुलन को। अब बात करते हैं कि लोग बाहरी दुनिया में खुद को कैसे दिखाते हैं। यहाँ तीसरा नियम आता है, भूमिका निभाने का नियम। स्रोत कहता है कि समाज में हर कोई एक मुखौटा पहनता है। और ये सामाजिक जीवन की एक सच्चाई है, शायद एक जरूरत भी। हम अलग अलग हालात में अलग अलग रोल निभाते हैं। ऑफिस में एक तरह के, दोस्तों के साथ दूसरे, परिवार में तीसरे। ये मुखौटे हमें सोशल एडजस्टमेंट में मदद करते हैं, लेकिन ग्रीन सावधान करते हैं कि इन मुखौटों के पीछे गहरे इरादे भी छिपे हो सकते हैं। कुछ लोग इनका इस्तेमाल अपनी असलियत छिपाने, दूसरों को धोखा देने या अपने फायदे के लिए करते हैं। तो ये नियम हमें एक तरह से अलर्ट रहने को कह रहा है कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही सच हो। ये तो दूसरों को पढ़ना सीखने जैसा हुआ, पर ये आसान नहीं लगता। किसी के मुखौटे के पार कैसे देखा जाए? देखिए, ये अवलोकन और विश्लेषण का हुनर है, प्रैक्टिस से बेहतर होता है। ग्रीन का सुझाव है कि लोगों की बातों पर ध्यान दें, वो क्या कहते हैं और उनके काम पर वो क्या करते हैं, क्या दोनों में तालमेल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव, उनकी आंखें, इन सब में जो छोटी छोटी विसंगतियां होती हैं उन पर गौर करना चाहिए। अच्छा, जैसे क्या उनके शब्द उनके व्यवहार से मेल खा रहे हैं? क्या उनकी मुस्कान आंखों तक पहुंच रही है? क्या कोई पैटर्न बार बार दिख रहा है? दिखावे से परे देखने की कोशिश करना, व्यक्ति के असली स्वभाव, उनके असली इरादों को समझने की कोशिश करना, ये सामाजिक नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको धोखा खाने से बचा सकता है और ये समझने में मदद करता है कि लोग असल में क्या चाहते हैं। और जब हम मुखौटों की बात करें तो शायद सबसे मुश्किल से पहचानी जाने वाली और सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है जो अक्सर मुखौटों के पीछे छिपी होती है। ये हमें चौथे नियम पर लाता है, ईर्ष्या का नियम। स्रोत कहता है कि लोग अक्सर अपनी ईर्ष्या को मुस्कान या तारीफ के पीछे छिपाते हैं। बिल्कुल, ईर्ष्या एक बहुत शक्तिशाली और उलझी हुई भावना है। समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए लोग शायद ही कभी खुलकर मानते हैं कि वो किसी से जल रहे हैं। ग्रीन का तर्क है कि इसीलिए ये अक्सर छिपे हुए तरीकों से बाहर आती है, जैसे पीठ पीछे बुराई करना, झूठी तारीफ करना, किसी की सफलता को कम बताना, या बहुत ही सटल तरीके से किसी के काम में अड़चन डालना। इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये दोस्ती या चिंता के भेष में भी आ सकती है। और ग्रीन की चेतावनी तो काफी गंभीर लगती है, ईर्ष्या को कभी कम मत समझो। स्रोत में तो यहाँ तक कहा है कि ये रिश्ते, दोस्ती, यहाँ तक कि साम्राज्य को भी खत्म कर सकती है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? शायद नहीं। सोचिए जरा, इतिहास में और आज भी कितने उदाहरण हैं जहां ईर्ष्या ने भरोसा तोड़ा है, पार्टनरशिप खत्म की हैं, परिवारों में झगड़े करवाए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये टीम का माहौल खराब कर सकती है, सहयोग को खत्म कर सकती है। ग्रीन का मानना है कि ईर्ष्या इतनी विनाशकारी इसलिए है क्योंकि ये तर्क नहीं मानती, ये सीधे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर हमला करती है। इसलिए ये समझना कि ईर्ष्या कैसे काम करती है, उसे दूसरों में और हाँ, खुद में भी कैसे पहचाना जाए और उसे कैसे संभाला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम अपने आसपास इस शक्तिशाली छिपी हुई भावनाओं को कैसे पहचानें और मैनेज करें। ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर ये कि तारीफ भी ईर्ष्या का मुखौटा हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं सफलता से जुड़े एक और खतरे की। 5वां नियम, भव्यता का नियम। स्रोत कहता है कि जब सफलता आपको अंधा बना देती है तो आपका पतन शुरू हो जाता है। हाँ, इसे सक्सेस का नशा कह सकते हैं। जब लोग लगातार सफल होते हैं तो उनमें ये मानने की आदत आ सकती है कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकते, कि वो दूसरों से बेहतर हैं, कि नियम उन पर लागू नहीं होते। वो जमीन से कटने लगते हैं, आलोचना सुनना बंद कर देते हैं और अपनी ही बनाई दुनिया में जीने लगते हैं। ग्रीन इसे ग्रैंडियोसिटी या भव्यता कहते हैं और उनके मुताबिक ये अक्सर बड़ी नाकामियों की वजह बनती है। व्यक्ति हकीकत से इतना दूर हो जाता है कि आने वाले खतरों को देख ही नहीं पाता। तो इसका तोड़ क्या है? विनम्रता। सारांश कहता है, विनम्र रहना, जमीन से जुड़े रहना, यही शक्ति का असली संकेत है। पर सफलता की ऊंचाइयों पर विनम्र रहना आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल आसान नहीं होता। और विनम्रता का मतलब चापलूसी या कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं है। ग्रीन के अनुसार इसका मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना, ये समझना कि किस्मत का और दूसरों के योगदान का भी आपकी सफलता में हाथ है। और सबसे जरूरी, सीखते रहने की इच्छा रखना। विनम्र व्यक्ति फीडबैक सुनने को तैयार रहता है, अपनी गलतियों से सीखता है और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है।
ग्रीन अपनी किताब में कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं जहां बहुत सफल और शक्तिशाली लोग अपनी इसी भव्यता के कारण गिरे, जबकि वो लोग जो विनम्र बने रहे वो लंबे समय तक टिके रहे और सफल हुए। विनम्रता आपको हकीकत से जोड़े रखती है और यही स्थायी शक्ति का आधार है। इन सभी नियमों को देखते हुए तर्कहीनता, आत्ममुग्धता, भूमिका निभाना, ईर्ष्या, भव्यता, एक गहरा संदेश सा उभरता है। जैसा कि स्रोत कहता है, किताब का मूल सत्य है, दुनिया पर महारत हासिल करने के लिए पहले खुद पर महारत हासिल करनी होगी। इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है। नहीं, ये खुद से शुरू होता है। इसका मतलब है अपनी खुद की भावनाओं को ईमानदारी से देखना और समझना सीखना, अपनी तर्कहीन प्रवृत्तियों को पहचानना, अपनी आत्ममुग्धता की झलक देखना, अपनी संभावित ईर्ष्या या भव्यता के पलों को स्वीकार करना। जब आप खुद की इन गहराइयों को समझने लगते हैं, तभी आप दूसरों को ज्यादा स्पष्टता और सहानुभूति से समझ पाते हैं। आप उनके मुखौटों के पार देख सकते हैं, उनकी छिपी हुई असुरक्षाओं या इरादों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद में भी वैसा ही कुछ देखा है या महसूस किया है। और दुनिया को बिना भ्रम के देखना, ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम अक्सर दुनिया को वैसा देखना चाहते हैं जैसी वो होनी चाहिए या जैसी हम उम्मीद करते हैं, न कि जैसी वो वास्तव में है। उलझी हुई, कई बार विरोधाभासी और हमेशा पूरी तरह तर्क संगत नहीं। ज्यादा यथार्थवादी समझ हासिल करना, ये समझ हमें बेवजह के भ्रम, दूसरों द्वारा हेर फेर किए जाने और फालतू के डर से ऊपर उठने में मदद करती है। जब आप अपनी और दूसरों की भावनाओं और इरादों को बेहतर समझते हैं, तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा शांति, आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच के साथ कर सकते हैं। आप स्थितियों को ज्यादा साफ देख पाते हैं और बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इस गहन पड़ताल से मुख्य सीख क्या निकलती है? जैसा कि स्रोत बताता है, ये ज्ञान हमें मानव व्यवहार की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, या हमें कह सकते हैं कि विषाक्त स्थितियों और लोगों से बचने में मदद कर सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें एक ऐसी भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में मदद करता है जो ज्यादातर लोग कभी हासिल नहीं कर पाते। सही कहा, ये ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है। ये उन सभी के लिए उपयोगी है जो लोगों के साथ डील करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, परिवार हो या प्रोफेशनल दुनिया हो। ये आपको लोगों के कामों के पीछे का क्यों समझने में मदद करता है, जो अक्सर ऊपर से दिखाई नहीं देता है। ये आपको उन व्यवहार के पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सफलता में रुकावट बन सकते हैं। और ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है ना, ये खुद को समझने और संभालने के बारे में भी है। ये हमें ज़्यादा असरदार तरीके से बात करना, दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना और शायद अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज़्यादा रणनीतिक रूप से सोचने के तरीके सिखाता है। और अंत में, जैसा हमने पहले भी कहा, इंसानियत की इस गहरी समझ का लक्ष्य जजमेंट पास करना या खुद को बेहतर समझना नहीं है, बल्कि भ्रम और डर से ऊपर उठना है। इस समझ के जरिए जीवन में एक बेहतर, ज्यादा शांत और प्रभावी रणनीतिकार बनना, ये विचार महत्वपूर्ण है। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे समझा जाए और जीवन में उतारा जाए। ये सिर्फ जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेने, बेहतर रिश्ते बनाने और शायद एक ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने के बारे में है। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। आज हमने जिन नियमों की चर्चा की, तर्कहीनता, आत्ममुग्धता, भूमिका निभाना, ईर्ष्या, भव्यता, इनके आधार पर क्या हाल के दिनों में हुई कोई बातचीत या कोई अवलोकन है जो अब एक नई रोशनी में दिखाई देता है? ये सोचना कि शायद कोई व्यक्ति अनजाने में कोई मुखौटा पहने हुए था या किसी की प्रतिक्रिया में तर्क से ज्यादा भावना हावी थी, ये समझ भविष्य में वैसी ही स्थितियों को संभालने के तरीके को कैसे बदल सकती है, इस पर विचार कीजिएगा।